जय हिंद, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बिहार बोर्ड हिस्ट्री में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं के इतिहास विषय का पहला अध्याय जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी इस साल। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और जुड़े रहें। चूंकि आज मेरा तबीयत सही नहीं है, गला में प्रॉब्लम है, कॉम्प्रोमाइज करेंगे आप। देखिए, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण के बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। देखिए, इटली का एकीकरण हम जानेंगे इटली के एकीकरण की पृष्ठभूमि और सेकंड में जानेंगे एकीकरण के 3 स्तंभ क्या-क्या है और 3 नंबर में जानेंगे एकीकरण का अंतिम चरण। ठीक है? किसके बारे में? तो इटली का। पॉइंट नंबर 1 इटली के एकीकरण की पृष्ठभूमि। 19वीं सदी के आरंभ में इटली कई छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना? और वहाँ ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। पूछा जाएगा कि 19वीं सदी के आरंभ में इटली कई छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। उस समय किसका प्रभाव था? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए ऑस्ट्रिया का। ठीक है? एकीकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप और पोप का अपना राज्य था। मैं रिपीट कर देता हूँ। एकीकरण की राह में किसकी राह में? तो एकीकरण की राह में सबसे बड़ी बाधा क्या था? तो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था और पोप का अपना राज्य था। ठीक है? देखेंगे आगे। यही है एकीकरण के 3 स्तंभ, यानी आप कह सकते हैं एकीकरण के दौरान जो हीरो थे, यही थे। एक मेजनी, एक काउंट काउर, एक थे गैरीबाल्डी। अच्छा, आप कमेंट में बताएँगे कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, ठीक है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, मैं आगे बताऊँगा अभी। देखिए आगे, इनको जो है इटली का आत्मा कहा जाता था। ध्यान देंगे आप। पॉइंट है इन्होंने यंग इटली यानी 1831 और यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन आपको निकल के आएगा कि यंग इटली की स्थापना किसने की? आपका सही उत्तर होना चाहिए मेजिनी। और ये भी पूछा जाएगा कि यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो आपका उत्तर होना चाहिए मेजिनी ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे आप। इनका उद्देश्य इटली से विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त कर एक गणराज्य स्थापित करना था। हालांकि ये पूर्णतः सफल नहीं हुए, लेकिन इन्होंने राष्ट्रवाद की लौ जलाई। पूर्णतः तो सफल नहीं हुए थे, लेकिन राष्ट्रवाद की लौ जरूर जलाई। किसने? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए मेजनी ने। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इनको जो है इटली की क्या कहा जाता था? आत्मा। क्या कहा जाता था? आत्मा। यानी इटली की आत्मा किसको कहा जाता था? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए मेजिनी को। ठीक है, देखिए और आगे। अब हम कर रहे हैं काउंट काउर के बारे में। इनको इटली का मस्तिष्क कहा जाता था। ध्यान देंगे, पॉइंट क्या है? ये सार्डिनिया पिडमाउंट के राजा विक्टर इमैनुअल के प्रधानमंत्री थे। देखिए ध्यान से समझेंगे आप। यानी सार्डिनिया पिडमाउंट के राजा कौन थे? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए विक्टर इमैनुअल। ठीक है, ये किस पद पर थे? तो प्रधानमंत्री के। ध्यान रखेंगे आप। अगला पॉइंट कह रहा है इन्होंने कूटनीति के माध्यम से फ्रांस से हाथ मिलाया। किसके माध्यम से? तो कूटनीति के माध्यम से। और ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराकर इटली के उत्तरी राज्यों को मिलाया। वाह! देखिएगा, क्या किसको हरा करके? तो ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराकर इटली के राज्यों को मिलाया। पूछा जाएगा किसको हराया था? तो ऑस्ट्रिया को। किसको मिलाया था? तो इटली के उत्तरी राज्यों को मिलाया था। बोलिए कोई दिक्कत? ये है काउंट काबूर। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। पूछा जाएगा कि इटली का मस्तिष्क किनको बोला जाता है? तो काउंट काबूर को। ठीक है, आगे देखेंगे आप। देखिए, अब हम बात करेंगे गैरीबाल्डी की। यानी इटली की तलवार, इनको इटली की तलवार बोला जाता था। इटली की तलवार किनको बोला जाता था? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए गैरीबाल्डी को। ठीक है, देखिएगा पॉइंट में क्या है। इन्होंने लाल कुर्ती नाम से एक स्वयंसेवक सेना बनाई। पूछा जाएगा कि लाल कुर्ती नाम से किसने स्वयंसेवक सेना बनाई? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए गैरीबाल्डी। और ये पूछा जाएगा कि लाल कुर्ती नामक स्वयंसेवक का गठन किसने किया हुआ था? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए गैरीबाल्डी ने ही। ठीक है, आगे देखेंगे आप पॉइंट क्या है। इन्होंने दक्षिणी इटली यानी सिसिली और नेपल्स, ये दक्षिणी इटली थे, ठीक है ना, को जीतकर उसे विक्टर, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। पूछा जाएगा कि गैरीबाल्डी ने जो है दक्षिणी इटली यानी सिसिली और नेपल्स को जीतकर किसको सौंप दिया? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया, जो राष्ट्रभक्ति की एक बड़ी मिसाल थी। क्या थी? राष्ट्रभक्ति की बड़ी मिसाल थी। मैं कहना चाहूँगा आपको, मैंने पीछे जो है एक प्रश्न किया था आपसे कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? उसका सही उत्तर होगा नाविक।
ध्यान रखेंगे, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये, बार-बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम करने वाले हैं तीसरा पॉइंट, एकीकरण का अंतिम चरण। ठीक है, देखेंगे पॉइंट में क्या है कि 1861 में विक्टर इमैनुअल को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। यानी विक्टर इमैनुअल को जो है राजा कब घोषित किया गया, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए 1861। आगे हम देखेंगे 1870-71 में जब फ्रांस प्रसा युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेनाएं रोम से हट गई, तो इटली ने रोम पर अधिकार कर लिया। इटली ने रोम पर अधिकार कब किया था? जब फ्रांसीसी सेनाएं जो है रोम से हट गए थे। ओके, आगे देखेंगे इसी के साथ इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ और रोम इटली का राजधानी बना। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर प्रश्न पूछा जाएगा कि इटली का राजधानी कौन बना, तो रोम। और राजधानी क्या है, तो रोम ही है। ठीक है ना, देखेंगे आगे। इसी के साथ हम करेंगे जर्मनी का एकीकरण। इसमें हम जानेंगे 6 पॉइंट क्या क्या है, तो जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि, उसके बाद एकीकरण की बाधाएं क्या थी, उसके बाद से जानेंगे विस्मार की भूमिका जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और एकीकरण के प्रमुख युद्ध के बारे में जानेंगे, फिर एकीकरण की पूर्णता के बारे में जानेंगे, फिर महत्वपूर्ण संस्था के बारे में भी जानेंगे। ओके, देखिए पॉइंट नंबर 1 यानी जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि, हम पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे आप। 19वीं शताब्दी के आरंभ में जर्मनी लगभग छोटे-बड़े राज्यों में विभाजित था। कब तक? 19वीं शताब्दी तक, यानी 19वीं शताब्दी के आरंभ में, ध्यान देंगे। अगला पॉइंट क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट ने इन राज्यों को जिताकर जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया। पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने राज्यों को जिताकर किसका निर्माण किया, यानी कौन से संघ का निर्माण किया, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए जर्मन राइन संघ। ओके, यानी जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। ठीक है, आगे देखेंगे जिसने जर्मनों में एकता की भावना जगाई, यानी जर्मनों में एकता की भावना किसने जगाई, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मतलब पीछे दो क्लास 3 क्लास हो चुकी है, आप प्ले लिस्ट से जा करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार तरीका से शॉर्ट ट्रिक के साथ मैंने बताया हुआ है। एक बार जाइए वहाँ पे और उसको भी देखिए क्लास, तभी ये आगे समझ में आएगा, अन्यथा आपको थोड़ी-सी परेशानी ज़रूर हो जाएगी। लेकिन नहीं, आप मेरा कोई भी क्लास उठाकर देख लें, कहीं परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके में समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है? ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, यानी ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख। यानी ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप मतलब कि बाधाएँ क्या थी? तो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप थी बाधाएँ, ठीक है ना? यानी मैं कहना चाहूँगा आपको, पूछा जाएगा यहाँ से प्रश्न, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? आपका सही उत्तर होना चाहिए मेटरनिख, जो कि घोर विरोधी था। क्या था? घोर विरोधी था। हमने पीछे पढ़ चुका हुआ है। इसलिए मैंने कहा है कि आप जाकर के प्लेलिस्ट से पढ़ लें। देखिएगा, जर्मनी के राज्यों में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विषमताएँ भी थी, यानी एकीकरण की बाधाएँ थी। बाधाएँ, प्रथम बाधाएँ क्या थी? तो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। दूसरी, तो जर्मनी के राज्यों में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विषमताएँ, ये बाधाएँ थी। देखिए आगे, नंबर 3, बिस्मार्क की भूमिका, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मैंने बात किया हुआ था। ठीक है? देखिएगा, बीबीआई भी है और इसका भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखेंगे आप। ऑटो वन बिस्मार्क प्रसा के राजा विलियम प्रथम, यहाँ देखिएगा, विलियम प्रथम का चांसलर था, यहाँ पे विलियम प्रथम हुआ, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। ध्यान से समझेंगे आप, यानी जर्मनी के एकीकरण का जनक किसको माना जाता है? तो ऑटो वन बिस्मार्क को। ठीक है, ध्यान देंगे आप। अगला पॉइंट कह रहा है, उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? रक्त और लौह की नीति। किसने? ऑटो वन बिस्मार्क ने। कोई दिक्कत? ठीक है, आप इसको बिस्मार्क भी बोल सकते हैं, ऑप्शंस में केवल आपको बिस्मार्क ही देगा, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ से बहुत ही सुंदर पॉइंट आपको निकल के आया। ओके, देखेंगे आगे। नंबर 4 में क्या है? एकीकरण के प्रमुख युद्ध, ध्यान देंगे आप। डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ था, उसके बाद सेडेवा के साथ युद्ध, सेडान के साथ युद्ध। यानी डेनमार्क के साथ जब युद्ध हुआ, कहने का मतलब है स्लेस्विग और होलस्टीन राज्यों के लिए, यानी डेनमार्क के साथ युद्ध क्यों हुआ था? तो स्लेस्विग और होलस्टीन राज्यों के लिए हुआ था। सोडेवा का युद्ध क्यों हुआ था? अब पूछा जाएगा आपको, तो आप कहेंगे प्रासा ने ऑस्ट्रिया को हराया और जर्मन संघ से बाहर कर दिया। सेडान का युद्ध क्या है? तो प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ। इस युद्ध में फ्रांस की हार के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। आइए इसे हम ऑब्जेक्टिव निकालते हैं कैसे। डेनमार्क के साथ युद्ध कब हुआ था? 1864, एक नंबर हो गया। क्यों हुआ था? तो सेल्सविक और होल्स्टीन राज्यों के लिए हुआ था। क्लियर हुआ? ठीक है।
सेडेवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में। प्रासा ने ऑस्ट्रिया को हराया। पूछा जाएगा किसने ऑस्ट्रिया को हराया? तो प्रासा ने। ठीक है, हार किसकी हुई? ऑस्ट्रिया की। और जर्मन संघ से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। बातें समझ में आई? ठीक है। आगे देखेंगे सेडान की ओर, जो कि काफी जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। पूछा जाएगा सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में। किनके बीच हुआ? तो पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ। इस युद्ध में किसकी हार हो गई? तो फ्रांस की हार हो गई। और किसका क्या हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। बस यही चीजें हैं। यहाँ से देखिए 5-6 पॉइंट निकल गए आपको। नंबर 5, एकीकरण की पूर्णता। पॉइंट क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि। इसी संधि के साथ जर्मनी एक राष्ट्र बना। यानी किस संधि के साथ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। कब हुई थी? 10 मई 1871। बीबीआई है, इसको भी करना है कॉपी में आप। ठीक है, मैंने पूछा जाएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए 10 मई 1871। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे आप। 18 जनवरी 1871 यानी प्रसा के राजा विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। कोई दिक्कत? आगे देखेंगे हम। ये आपका लास्ट पॉइंट है, महत्वपूर्ण संस्था। आइए, जालवेरिन यह एक शुल्क संघ था। कौन संघ था? तो शुल्क संघ था, ध्यान रखेंगे। कौन संघ था? तो शुल्क संघ था, जिसने आर्थिक रूप से जर्मनी को एकजुट करने में मदद की। क्या की? आर्थिक रूप से। किस रूप से? तो आर्थिक रूप से। किसको? तो जर्मनी को एकजुट करने में क्या की? मदद की। ओके, आपको ये क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट में बताएं। अगर किसी टॉपिक के बारे में विषय जानना चाहते हैं, उसको भी आप कमेंट में लिख करके बताएं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कोई दिक्कत है, आप हमें पूछ सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि सप्ताह के प्रत्येक फ्राइडे और ट्यूसडे शाम 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है, यानी क्लास जो है आपको करा दिया जाता है। और आप प्लेलिस्ट में जब जाएँगे, तो आपको एडवांस में जो है, आपको पूरा लिस्ट मिलेगा। वहाँ से आप जो है, मैं कहना चाहूँगा आपको, 1 सेकंड रुकेंगे आप? यहाँ पे आप करेंगे क्या? आपको लिखा रहेगा वहाँ पे नोटिफाई मी, NOTIFY, नोटिफाई मी। यहाँ से आप उसको ओके कर देंगे, तो मैं जब वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा, वहाँ पे आपको फटाक से पहुँच जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।